हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज देख रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहला सब्जेक्ट चूज किया है पॉलिटी, जिसके 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हम 5वां चैप्टर कर रहे हैं, जो कि संघीय कार्यपालिका और विधायिका। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपने पिछली क्लासेस में देखे हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में अब तक के पूछे जा चुके हैं। तो इनको देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपसे आगामी आने वाली लेखपाल की परीक्षाओं, कांस्टेबल की परीक्षाएं, होमगार्ड या यूपी के अन्य कोई एग्जाम जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था पूछा जाता है, उसके कैसे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या भारत के प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय होती है। इसे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। यह अधिनियम पूरे देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम आंचलिक परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद। ठीक है। इसके बाद इसको जो है संसद के 1971 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मूल रूप से कितनी क्षेत्रीय परिषद थी? 5 क्षेत्रीय परिषद थी। लेकिन वर्तमान में 6 काम कर रही हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और पुद्दुचेरी को भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च कानूनी वकील होता है। ठीक है। तो इनके पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। देखिए, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का, इसको आप सर्वोच्च कर लीजिए, सर्वप्रथम नहीं सर्वोच्च होगा। ठीक है। महान्यायवादी सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब तक सरकार रहती है तब तक ये भी काम करते हैं। अगर वो सरकार हट जाती है तो सामान्यतः विधि कानून अधिकारी भी चेंज हो जाता है, यानी कि महान्यायवादी भी चेंज हो जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1947, 1986, 1971 या 1962। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक का आयोजन 1962 में किया गया था। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इनकी पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन 1962 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक सलाहकारी निकाय होती है। परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता आदि शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है। किस अनुच्छेद में? यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, राज्यों का अलग होता है और केंद्र का अलग होता है। यहाँ पे पूछ रहा है राज्यों के लिए, तो राज्यों के लिए क्या होगा? 148, 145, 65 या 165। तो इसका होगा 165। राज्यों के लिए महाधिवक्ता की बात करी गई है अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है। और जो अटॉर्नी जनरल केंद्र का होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो राज्य का होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक। वो केंद्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, और वहां पे क्या था कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते थे। राज्यपाल उसको कभी भी पद से हटा सकता है। वो एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और जो केंद्र का अटॉर्नी जनरल होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, और राष्ट्रपति उसको कभी भी पद से हटा सकते हैं। यानी कि जो केंद्र का होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और जो राज्य का होता है वो राज्य के प्रसाद पर्यंत काम करता है। केंद्र का जो अटॉर्नी जनरल होता है
वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, और जो राज्य का होता है वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन से शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन से शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए, और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको ऑप्शन देगा 61, 62, 63, 64 या इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है अनुच्छेद 63 के तहत। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आप स्रोत भी याद रखेंगे, क्योंकि स्रोत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो निर्णायक मत दे सकता है। मान लीजिए किसी मैटर पे वोटिंग हुई और सबने उसमें वोट किया और टाई हो गया, तब पहले वो मत नहीं देगा, उपराष्ट्रपति पहले मत नहीं देगा, लेकिन अगर टाई हो गया तो वो मत दे सकता है, यानी कि वो निर्णायक मत दे सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत के महान्यायाधिकर्ता। क्या पूछा गया? भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है, कानून अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? भारत के महान्यायवादी। अभी देखा ही था हमने, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 से 78 तक भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये उसके ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी अपना पद धारण करते हैं। और इनकी योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। और भारत के राज्य क्षेत्र में ये सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी होता है, ये आप याद रखेंगे। भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, और सरकार के कार्यों को लेकर ये संसद के प्रति जवाबदेह होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी, सरकार का वास्तविक कार्यकारी किसको माना जाता है? तो सरकार का वास्तविक कार्यकारी माना जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को विशेष स्थान दिया गया है। यह संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। मेनली आप इसमें ये याद रखेंगे कि अनुच्छेद 74 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका प्रधानमंत्री का कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। उसके बिना मंत्री परिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? इसमें से किसके सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं? लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, लोक लेखा समिति। इसका उत्तर क्या होगा? प्राक्कलन समिति, जिसके सारे सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिशों पर किया गया था। तो प्राक्कलन या एस्टिमेशन कमिटी का जो गठन है
वो जॉन मैथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। इसमें मूलतः 50 सदस्य थे, लेकिन फिर 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई और वर्तमान में भी इतने ही सदस्य होते हैं, कि यानी कि वर्तमान में सबसे ज्यादा सदस्य प्राक्कलन समिति में होते हैं। और कितने होते हैं? ये 30 होते हैं। आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सबसे ज्यादा सदस्य किस समिति में होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं और इस समिति में कोई भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टेन्योर भी पूछा जाता है, कार्यकाल भी पूछा जाता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, वो दे देगा कि मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? उत्तरदायी शासन, सरकार का निरंकुश रूप, सरकार का अध्यक्षीय रूप, राजशाही सरकार। तो किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? ये होता है उत्तरदायी शासन। संसदीय सरकार को उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। इसमें कार्यपालिका शक्ति एक मंत्रिमंडल में निहित होती है, ठीक है। इसलिए इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रहती है जब तक कि उसको संसद का बहुमत या विश्वास प्राप्त हो। और उत्तरदायी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के आधार पर लिए जाते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल की सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गण पूर्ति करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्य अध्यक्ष सहित इनको उपस्थित होना चाहिए? 75, 55, 25 या 50? तो यहाँ पे लोकसभा की गण पूर्ति की बात हो रही है, तो लोकसभा के लिए 55 होने चाहिए। गण पूर्ति 1/10वां भाग होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, जितनी भी वहां की सदस्य संख्या होती है उसका 1/10 भाग गण पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। सॉरी, गण पूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 लोकसभा सदस्य को उपस्थित होना चाहिए। इसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, ठीक है। और राज्यसभा के लिए संख्या कितनी होती है? 25 होती है। किसी भी सदन का सदस्य तभी पीठासीन होता है जब सदन की गण पूर्ति हो जाए। आगे चलते हैं। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष यानी कि पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा गया है? ये बोला जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को। देखिए, सार्वजनिक कोष का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 के तहत दिया गया है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक होता है। और इनको अपने पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति का प्रावधान 148 में दिया गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो उसके हिसाब से होता है। और इनको अपने पद से उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और इसका कार्य भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और संघ शासित प्रदेश के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करना है, ठीक, यानी कि इनकी ऑडिटिंग करना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, बलिराम भगत, अनंत शयनम आंगार। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। और जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की समेकित निधि, भारत के सार्वजनिक खाते या आरबीआई से? तो इनकी वेतन और भत्ते लिए जाते हैं भारत के समेकित कोष से, ठीक है। भारत का समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहां राजस्व, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी जमा राशि होती है इसके अंदर। और धन जो है संसद के अनुमोदन से ही खर्च किया जा सकता है।
और संविधान के अनुच्छेद जो 266(1) में समेकित निधि का वर्णन किया गया है। यह आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है कि समेकित निधि का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है। और भारत के आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अधीन होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आकस्मिक वाला, क्योंकि ये किसी इमरजेंसी पे ही इसका यूज किया जाता है। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और कौन कौन शामिल है? भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे कौन होगा? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी नियम या कानून बनाए जाएंगे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होते हैं। उसके बाद फिर ये फाइनली हस्ताक्षर होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं। अगर राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो बिल पारित या पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस वजह से भारत की संसद में किसको माना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के ही मानी जाती है संसद। देखिए, भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय भारत की संसद है। भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति है। और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। मेनली ये है कि भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952, 1956, 1954 या 1950? प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? ये 1952 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है, ये आप याद रखेंगे। पहली बार कब किया गया था? 1952 में, उसके बाद फिर 1963 में, उसके बाद 1973 में, फिर 2002 में। 1952, 1963, 1973 और 2002 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष या 45 वर्ष? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए और क्या क्या अर्हताएं हैं? कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 552 सदस्य। ठीक है, इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। फिर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया। ये आप याद रखेंगे, अब एंग्लो इंडियंस नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, अतः लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान में 585 है। क्योंकि ये जब क्वेश्चन आया था उस समय ऐसा प्रावधान था तो ये आया था। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 550 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, 552 नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये करंट से भी अपडेट हो जाएगा। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? मंत्री के अलावा अगर कोई भी संसद का सदस्य कोई विधेयक पेश करता है तो उसको बोलते हैं निजी विधेयक। ठीक है, और संसद में प्रयुक्त विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, यानी कि वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो साधारण विधेयक होते हैं। धन विधेयक कौन से होते हैं? जिसमें वित्तीय विषय जैसे कि कर, रोपण, लोक व्यय, ये सब शामिल होते हैं। और वित्त विधेयक ये भी वित्तीय विषय से संबंधित होता है, लेकिन ये धन विधेयक से अलग होता है। और संविधान संशोधन विधेयक ये वैसे विधेयक होते हैं जिनको संविधान में संशोधन करने के लिए लाया जाता है। ठीक, और फिर यहाँ पे एक निजी विधेयक के बारे में हमने पढ़ा। निजी विधेयक मतलब ऐसा विधेयक जिसको मंत्री के अलावा कोई भी संसद का सदस्य पेश करता है, वो निजी विधेयक होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये इन चारों में से किसी में नहीं आएगा। निजी विधेयक का मतलब होता है कि ये सारे विधेयक एक निजी मतलब ये मंत्री के अलावा भी कोई सदस्य ला सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री ही कोई विधेयक लाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत की संसद, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं भारत के राष्ट्रपति।
ठीक है। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ, राज्य और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और 312 में प्रावधान है कि संसद को संघ और राज्य बनाने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है कौन? संसद को संघ और राज्य के लिए अखिल भारतीय, संसद को ये शक्ति है कि वो संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। फिर अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? ये 315 में है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो उनकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। और इन क्लासेस को आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा इसके आंसर्स लर्न होंगे। इसके अलावा अगर आपको लेखपाल की प्रैक्टिस करनी है तो उसकी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है और उसका रोज वीडियो डिस्कशन भी हम लोग करते हैं। तो अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।